कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 का पाठ 10 फसल उत्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें भूमि और मिट्टी की तैयारी करना, खेती के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जिनके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हम कृषि के बारे में जानेंगे। कृषि की शुरुआत कैसे हुई, कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार, मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खेती के विभिन्न चरण, किसी भी काम को करते हैं तो हमें विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि हम खेती करते हैं तो उसे भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो उसके लिए हम पहले मिट्टी तैयार करते हैं, जुताई करते हैं, बीजों का चुनाव करते हैं, बुआई करते हैं और मृदा के पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कुछ और भी चरण हैं जो आगे के अन्य भागों में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत की लगभग 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। हमारी मुख्य आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि कृषि पर ही आधारित हैं। वो कैसे? रोटी, हमें भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कपड़े, वस्त्र जो कि सूती वस्त्र हैं, हमें रुई से प्राप्त होते हैं, जो कि हमें पौधे से प्राप्त होती है। और रेशमी वस्त्रों के लिए भी रेशम का कीट शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। इसी प्रकार से मकान बनाने के लिए जो हमें फर्नीचर की आवश्यकता होती है, वो भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। तो देखिए, हमारी जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सभी हमें कृषि से ही प्राप्त होती हैं। क्या आप जानते हैं कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? तो चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में मानव अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता था और जंतुओं का और जंगली फल फूल आदि का भक्षण करता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व जब मानव ने नदी के किनारे बसना शुरू किया, तभी से उसे खाद्य पदार्थों को उगाने के तरीके खोज निकाले और इस प्रकार से कृषि की शुरुआत हुई। जैसे जैसे कृषि की शुरुआत हुई, सभ्यता का विकास होने लगा और कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार होने लगे। सभ्यता के विकास के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए तथा अनाज, फल, सब्जियां और पौधे उगाए जाने लगे। जब सुधार हुए तो हम बहुत सारी तरह की फसलें उगाने लगे। अब आप सोच रहे हैं फसलें क्या होती हैं? किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को हम फसल कहते हैं, जैसे कि गेहूं, आलू, प्याज, टमाटर, फल और फूल की फसल। आप चित्र में गेहूं की फसल देख सकते हैं और आलू की फसल देख सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी एक स्थान पर उगाए हुए उपयोगी बहुत सारे पौधों के समूह को हम फसल कहते हैं। मौसम के अनुसार फसलें। क्या आप जानते हैं कि सभी फसलें एक ही ऋतु में नहीं उगाई जा सकती? सभी फसलों को अलग अलग तापमान और पानी की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर मौसम के हिसाब से फसलों को 3 भागों में बांटा गया है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो चलिए इन पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। ये है खरीफ की फसल, जो कि जून के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। जून के महीने में आप जानते ही हैं बारिश का मौसम शुरू होता है, तो खरीफ की फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल में गन्ना, मूंगफली, मक्का और धान है। इस प्रकार से यह वर्षा ऋतु में बोई जाती है और ठंड शुरू होने से पहले काट ली जाती है। ठंड के मौसम में मूंगफली तो आप लोगों ने खाई होंगी। रबी की फसल,
यह नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। नवंबर के महीने में ठंड शुरू हो जाती है, तो इनको कम ताप की आवश्यकता होती है। तो रबी की फसल में क्या है, गेहूं, सरसों, चना और आलू, जो कि नवंबर में बोए जाते हैं और गर्मी शुरू होने से पहले अप्रैल के महीने में काट लिए जाते हैं। जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। जब गर्मी का मौसम शुरू होता है उस समय इनको बोया जाता है और बारिश शुरू होने से पहले इन्हें काट लेते हैं। तो इनको गर्मी की आवश्यकता होती है, अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसको हम जायद की फसल कहते हैं, जैसे कि मूंग, उड़द, खीरा और खरबूजा। खेती के लिए विभिन्न चरण, जैसा कि हमने आपको बताया, किसी भी काम को करने से पहले उससे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो इसी प्रकार से खेती करने के लिए भी बहुत से चरण एक एक करके हम फॉलो करते हैं। तो पेड़ पौधे कहाँ उगाए जाते हैं, मिट्टी में, और पेड़ पौधे मिट्टी से ही जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करनी होगी, और मिट्टी 3 प्रकार की होती है। मिट्टी की कई किस्में होती हैं, जिसमें मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है, उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती है, वैसे बहुत सारी किस्में हैं। तो हम आज 3 किस्मों के बारे में जानेंगे। तो जिसमें बालू की मात्रा होती है वो बलुई मिट्टी है, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, और इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होती है। यदि इसमें जल डाला जाता है तो वो उसको रोक के नहीं रखती है, वो सारा नीचे चला जाता है। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम होती है और मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं, उसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। और चिकनी मिट्टी के आपने बर्तन और खिलौने तो बनाए ही होंगे या फिर देखे होंगे, और इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है और ये अधिक ज्यादा देर तक पानी को रोक कर रखती है। इसी प्रकार दोमट मिट्टी, जो कि सबसे ज्यादा खेती के लिए प्रयोग की जाती है, इसमें चिकनी मिट्टी और बालुई मिट्टी को मिलाकर दोमट मिट्टी प्राप्त होती है, और इसमें भी जल धारण की क्षमता बलुई मिट्टी से ज्यादा होती है और चिकनी मिट्टी से कम होती है। उपजाऊ मिट्टी, जब पेड़ पौधे की पत्तियों, कीट पतंगों तथा गोबर आदि के सड़ने गलने से बना ह्यूमस मिट्टी में मिल जाता है, तो तीनों प्रकार की मिट्टियां ही उपजाऊ बन जाती हैं। तो जब हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो हमें उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जुताई, अब मिट्टी तैयार कर ली तो मिट्टी को जुताई किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे जुताई क्या है, तो चलिए देखते हैं। भूमि में मिट्टी के कण छोटे बड़े आकार के होते हैं। मिट्टी को एक सार करने के लिए सबसे पहले खेत में हल से जुताई की जाती है। जुताई से मिट्टी के बड़े कण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और मिट्टी पोली हो जाती है। उथली जुताई करने के लिए हैरो नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, यह एक तिकोनिया हैरो है। इससे उथली जुताई की जाती है, और जुताई करने से क्या होता है कि मिट्टी में वायु संचरण की वृद्धि होती है और अनावश्यक पौधे, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और हमारे पौधों को उचित पोषण मिलता है। और इसके साथ ही मिट्टी के उलटने पलटने से उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। भूमि को समतल बनाने के लिए लकड़ी का पाटल चलाया जाता है। समतलीकरण के कारण भूमि की नमी सुरक्षित रहती है। इस प्रकार से खेतों की जुताई करके हम मिट्टी को तैयार करते हैं पौध लगाने के लिए। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की किस्म के आधार पर फसल का चुनाव किया जाता है। अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। जैसे बलुई मिट्टी तरबूज, खरबूजा, मक्का, बाजरा आदि के लिए उपयुक्त है। एक बार पुनः देखेंगे, बलुई मिट्टी तरबूज, खरबूजा, मक्का, बाजरा आदि के लिए उपयुक्त है। चिकनी मिट्टी
धान, सनई और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और दोमट मिट्टी गेहूं, चना, मटर, टमाटर और भी बहुत सारी सब्जियों के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब मिट्टी तैयार हो जाती है, उसके बाद हम बुआई करते हैं। बुआई किसे कहते हैं जानते तो आप सभी हैं, लेकिन उसको कुछ शब्दों में हम परिभाषित करते हैं। खेतों में मिट्टी तैयार करने तथा बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। तो जब हम उसमें बीज चयन करके डालते हैं, अच्छी किस्म के बीजों को बोते हैं, तो हमें अच्छी किस्म के स्वस्थ पौधे प्राप्त होते हैं। तो स्वस्थ और अच्छे बीज चुनकर डालने से फसल की गुणवत्ता बनी रहती है। अच्छे बीजों के चयन के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, आप सभी भी अपने घर पर करके देखिएगा। 100 ग्राम गेहूं के बीज लेंगे, फिर उनको हम जल से भरे हुए कटोरे में डाल देंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि कुछ बीज तो तली में बैठ गए और कुछ ऊपर तैरने लगे। तो जो ऊपर तैरने लगते हैं वह बीज घुने हुए होते हैं और स्वस्थ नहीं होते, अस्वस्थ बीज हैं और बुआई के लिए ये बीज उपयुक्त नहीं है। और जो बीज नीचे बैठ जाते हैं, तलहटी में बैठे बीज, ये स्वस्थ होते हैं और बुआई के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रयोग को आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं और अच्छे बीजों को चुनकर ही उन्हें बोना चाहिए। बुआई के तरीके। अब जब हम बीज बोते हैं तो बीजों को बोने के भी बहुत सारे तरीके हैं, तो कुछ हम यहाँ चर्चा करते हैं। बीज के चयन के उपरांत उसकी बुआई की जाती है, आप जानते ही हैं। तो कुछ पौधों के बीज बिखरा कर बोए जाते हैं, जैसे कि बाजरा और मक्का। बिखराना तो आप जानते ही होंगे, आप सबके बहुत से बच्चे किसान या खेती से जुड़े हुए होंगे। उसके बाद कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। गहराई में बीजों को बोने के लिए बीज बेदक, ये जिसे हम सीड ड्रिल भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये है सीड ड्रिल और यहाँ एक डिबलर है। तो इनकी सहायता से, इन यंत्रों की सहायता से हम एक गहराई में बीजों को निश्चित दूरी पर बो सकते हैं। गहराई में बोने के लिए डिबलर तथा बीज बेदक, सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जाते हैं। और इनसे क्या लाभ है? गहराई तक बोए जाने से बीजों को हम पक्षियों से क्षति होने से भी बचा सकते हैं। यदि हम उनको बिखरा देते हैं तो जो पक्षी होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो बीजों को खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी लग सकते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें गहराई पर बोते हैं तो हम उनकी क्षति होने से बचा सकते हैं। बीजों के बीच उचित दूरी का भी ध्यान रखा जाता है ताकि पौधे को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जल और पोषक तत्व प्राप्त हो सके। धान की फसल। चलिए बच्चों, अब हम एक धान की फसल देखते हैं। धान खेतों में लहलाते हैं, तो बहुत से बच्चों ने देखी भी होगी। तो धान की फसल लगाने के लिए सबसे पहले हम धान के बीजों को मिट्टी में बो देते हैं। बोने के कुछ दिन बाद छोटी छोटी सी पौध निकल आती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। इन पौध को निकाल कर उचित दूरी पर हम खेत में रोप देते हैं। जो स्वस्थ पौधे हैं उनमें से उन्हें छांट करके हम उनको खेत में रोप देते हैं। जब पौध मिट्टी से उचित पोषण और जल प्राप्त करके बड़ी हो जाती है तो हमारी धान की फसल तैयार हो जाती है। और धान की फसल के लिए बच्चों पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। किसान ध्यान रखते हैं कि रोपाई के समय पौधे के मध्य उचित दूरी रखी जा सके। उचित दूरी जिससे कि सभी पौधों को उपयुक्त पोषण प्राप्त हो सके।
मृदा के पोषक तत्व। अब हम पौधों को मिट्टी में बो रहे हैं और पौधे अपना सारा भोजन मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पौधों को भी उसी प्रकार से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मृदा यानी कि मिट्टी से जल और खनिज लवण पोषक तत्व के रूप में प्राप्त करते हैं। यदि मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते तो फसलों की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। यदि कम पोषक तत्व है तो पौधे कम ग्रोथ करेंगे और स्वस्थ फसल प्राप्त नहीं होगी और हमें जो उसका उत्पादन है वो भी कम प्राप्त होगा। तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है: मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। चलिए एक एक करके इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मुख्य पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये पौधों को जल और वायु से प्राप्त होते हैं। क्योंकि जल का सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, H2O। तो जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि मुख्य पोषक तत्व है, यह पौधे जल और वायु से लेते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यह उन्हें मिट्टी से प्राप्त होता है। और नाइट्रोजन मुख्य अवयव है क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है। तो मुख्य पोषक तत्व कितने हुए? 6: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। गौण पोषक तत्व, यह वो पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा थोड़ी कम मात्रा में इनको पौधों को आवश्यकता होती है। जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जो कि ये मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्वों की तुलना में कम होती है, इसलिए इन्हें गौण पोषक तत्व कहते हैं। कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व, पौधों को कुछ पोषक तत्व जैसे कि लोहा, तांबा और जिंक बहुत थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन इनकी आवश्यकता तो थोड़ी सी होती है। यदि इनकी कमी हो जाती है तो पौधे का विकास रुक जाता है और इनकी कमी होने पर पौधे की वृद्धि और विकास और फसल की पैदावार प्रभावित होती है। इसलिए ये भी बहुत आवश्यक पोषक तत्व हैं। कौन कौन से हैं? लोहा, तांबा और जिंक। तो बच्चों, आज इस भाग में हमने इतना जाना। एक बार इन्हें पुनः दोहरा लेते हैं। हमने कृषि के बारे में जाना। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि कृषि पर ही आधारित है। कृषि की शुरुआत कैसे हुई? पहले मानव जंगलों में भटकता रहता था और अपना भोजन जीव जंतुओं से या फिर जंगली फल फूल से प्राप्त करता था। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, इसी प्रकार से कृषि का भी विकास होने लगा। लगभग 10,000 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है जब मानव नदी के किनारे बस गया तो उसे विभिन्न प्रकार की फसलों का ज्ञान हुआ। फसल किसे कहते हैं? एक किसी क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधों की, जब एक ही प्रकार के उपयोगी पौधे उगाए जाते हैं तो उन्हें हम फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, आलू, गन्ना, चना, मटर, जो भी हम पौधे, साग सब्जी, फल, अनाज खाते हैं, ये सभी हम फसलों के रूप में उगाते हैं। मौसम के अनुसार फसलें, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मौसम के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटा है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल
जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। और रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काटी जाती है। जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। इस प्रकार मौसम के हिसाब से फसलों को 3 भागों में बांटा है। खेती के विभिन्न चरण। खेती करने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है और मिट्टी 3 प्रकार की है, जो कि हमने इस अध्याय में 3 प्रकार की मिट्टियों के बारे में अध्ययन किया। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी के कण मोटे होते हैं और जो रेगिस्तानी एरिया में पाए जाते हैं और इसमें जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। चिकनी मिट्टी के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसमें जल ग्रहण की क्षमता ज्यादा होती है। दोमट मिट्टी बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी को मिलाकर दोमट मिट्टी बनती है, जो कि अधिकांश फसलों के लिए उपयोगी है। मिट्टी तैयार करने के बाद हम जुताई करते हैं। मिट्टी के जो छोटे बड़े कण होते हैं उनको एक सार करने के लिए जुताई की जाती है। जुताई हम हल से करते हैं और उथली जुताई के लिए एक तिकोनिया हैरो नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने चित्र में भी देखा था। फिर उसके बाद बीजों का चुनाव करते हैं। स्वस्थ बीज होने चाहिए। यदि स्वस्थ बीज बोएंगे तभी हमें स्वस्थ पौधे प्राप्त होंगे, जिसके लिए हमने एक परीक्षण भी किया और उस परीक्षण में हमने कुछ गेहूं लिए, उन्हें पानी में डाला, तो जो पानी में ऊपर तैरने लगे वो अस्वस्थ बीज हैं और जो पानी के अंदर थे वो सभी स्वस्थ बीज थे। फिर बीजों को बोआ जाता है, बुआई की जाती है। स्वस्थ बीजों को चुनकर उनकी बुआई की जाती है और बोने के बाद फसल बनती है। बुआई के बाद हमारे पेड़ पौधे बड़े होकर मिट्टी से पोषण प्राप्त करके ग्रोथ करते हैं। और फिर हमने मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में जाना। 3 प्रकार के पोषक तत्व हैं: मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसी प्रकार से गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है, जो कि मुख्य पोषक तत्व से कम मात्रा में लगते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत थोड़ी सी मात्रा में लगते हैं, लेकिन ये पौधे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। इस तरह से इस भाग में हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की। आप मन लगाकर पढ़िए।